हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपके बीच में जो वीडियो लेके आया हूँ वो है रिलेटेड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और मैंने बताया था कि जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इससे पहले जो है हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शंस और आपके इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। वायुमंडल की कौन कौन सी परतें थी इनके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको वीडियो को जरूर देखिए। ओके, तो आप लोगों को उस वीडियो को देखने के बाद जो है जब आप इसको देखेंगे तब आपको क्लियरली चीज़ें जो है आप कनेक्ट कर पाओगे, वरना आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ नोट्स से रिलेटेड। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और आपके जीके के नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ के साथ अगर आपको जीएस के नोट्स जो मैंने अभी तक बना दिए हैं वो भी आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर लीजिए और वेट कीजिए रिप्लाई का। ओके, रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम बहुत डिटेल के अंदर जो है चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सारे पॉइंट जो हैं वो एकदम चुन चुन के जो है पॉइंट निकाल के जो है इसमें डाले हैं। कोई भी आलतू फालतू की बात उसमें नहीं की है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पॉल्यूशन और ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई है, तो आप उस वीडियो को ना देखें और जिसको लगता है कि ये चीज़ मुझे देखनी चाहिए वही इसको देखें। ओके, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पर्यावरण प्रदूषण या पॉल्यूशन की। ओके, तो हम सब जानते हैं भाई प्रदूषण या पॉल्यूशन, इसके बारे में हमने बचपन से पढ़ा है। तो ये क्या होता है, पर्यावरण में जो दूषक पदार्थ होते हैं वो अगर प्रवेश कर जाएं तो उससे जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे कि ये पर्यावरण प्रदूषण हो गया। ठीक है, और ये किसी भी कारण से हो सकता है, ये भौतिक कारण से हो सकता है, रासायनिक कारण से होता है, जैविक कारण से हो सकता है, मनुष्यों के कारण से हो सकता है, जीवधारियों के कारण से हो सकता है। किसी भी कारण से जो है वो अगर प्रकृति का जो संतुलन है वो खराब होता है तो वो हमारा पॉल्यूशन या आपका प्रदूषण कहलाता है। ओके, तो ये रही इतनी सी बात। अब इसके बारे में सब लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है। ओके, चलते हैं आगे। अब हम बात सीधा इसकी करेंगे कि प्रदूषण के क्या क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहले हमने बचपन से जो चीज़ पढ़ी है वही इसमें भी है, मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। वायु प्रदूषण यानी कि आपका एयर पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स एयर पॉल्यूशन जो है उसके आपको पता है कि कई कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं, जब हम शहरों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार की फैक्ट्रियाँ, वाहन, बसें, गाड़ियाँ, स्कूटर, हवाई जहाज़, बड़े बड़े आपके जो जनरेटर्स चल रहे हैं, जो अदर जो बड़े बड़े जो मशीन्स चल रही हैं, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, वायु प्रदूषण को करते हैं और ये वायु प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इनसे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, इनसे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार की जो गैसें हैं या अलग और भी इसके अलावा जो अदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें बहुत सारे, वो सब के सब जो है वायु प्रदूषण को फैलाने के जिम्मेदार होते हैं या वायु प्रदूषण के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जो वायु प्रदूषण है उसके कारण क्या क्या चीज़ें हो रही। तो हम सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है कि वायु प्रदूषण के कारण जो हमारी जो ओजोन परत है, यानी कि जो ओजोन लेयर है जो कि प्राणदायक मानी जाती है पृथ्वी पर, वो भी डिप्लीशन हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है। तो उसके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है CFC। हालांकि और भी गैसें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, उसके अलावा वायुमंडल में जब ये इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं ये जब जाते हैं तो उसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, विशेषकर जो ऑटोमोबाइल्स होता है उनसे निकलते हैं। तो ये जब अत्यधिक मात्रा में जब हवा में घुलते हैं तो हवा में जाहिर सी बात है नमी भी होगी और नमी से घुलेंगे और घुलते घुलते क्या करेंगे, कुछ दिन बाद ये हो जाएगा कि ये बादलों के साथ जो है वो घुल जाएंगे और बाद में जो है वर्षा के रूप में नीचे गिरेंगे। तो उसको क्या कहेंगे फिर हम, अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो एसिड रेन होती है फ्रेंड्स, ये हमारे मनुष्यों के अंदर जो है वो कई प्रकार के नुकसान करती है। त्वचा संबंधी जो है रोग पैदा करती है,
साथ के साथ जो हमारी ऐतिहासिक जो बिल्डिंगें होती हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, आपने सुना होगा ताजमहल पीला हो रहा है, ये या अदर जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं, एसिड रेन। तो ये सारे जो कारण होते हैं ये आपके वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। तो एसिड रेन के मुख्य कारक गैसें कौन कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कई कई बार जो है ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस जो अम्ल वर्षा है उसके लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल गैस होती है। अब जो ये इसमें एक और चीज पूछी जाती है वो है आपका प्रदूषक जो होता है उसके लिए सूचक क्या हो सकता है? तो प्राकृतिक रूप से इसके लिए सूचक होते हैं लाइकेन। लाइकेन फ्रेंड्स एक प्रकार की घास होती है। ओके, तो ये जो घास होती है, जैसे यूसनिया नाम की एक घास होती है, तो ये इस प्रकार की जो घास होती है, ये अगर जिस जगह पर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर ये पीली होने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये एक इंडिकेटर है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, कि भाई वहाँ पर प्रदूषण या पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये लाइकेन क्या होता है? एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अभी मैं शॉर्ट के लिए बता देता हूं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार जो गैस है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। उसके अलावा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन हो गया, CFC हो गया, ये सभी जो गैसें हैं ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं, हरित गैसें या ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जल में जितने भी प्रकार के जो विषैले और दूषित पदार्थ जो हैं वो घुलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो उससे वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। और जल प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं फ्रेंड्स? जल प्रदूषण के कई कारण होते हैं। घरों से निकलने वाले अपशिष्ट हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट है, वो डायरेक्ट कहाँ? नदियों के अंदर बहा दिया जाता है बिना ट्रीट किए हुए। तो उससे क्या होगा? जो हानिकारक केमिकल्स होंगे वो सीधे सीधे नदी में प्रवेश कर जाएंगे। या जो सीवर है वो अगर डायरेक्ट नदी में बहाया जा रहा है तो उससे क्या होगा? जो सारी गंदगी है वो नदी में जाएगी, उसमें कई प्रकार के केमिकल्स होंगे आपके जो औद्योगिक जो इंडस्ट्री है वहाँ से निकलने वाले वेस्ट में कई प्रकार के केमिकल होते हैं। अस्पतालों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसमें कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं। ये सारे वेस्ट जो हैं वो पानी को क्या करते हैं? प्रदूषित या एक तरह से उसको जहरीला बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आज के समय में कई स्थानों पर हमारी जो नदियां हैं वो कितनी गंदी हैं। गंगा हो गया, यमुना हो गया, दिल्ली के अंदर कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो वो किस कारण से है? वो इसी कारण से है कि जब उसमें डायरेक्ट रूप से आपका चीज़ें बहाई जा रही हैं। ओके, तो ये जल प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। अब बाकी इसके बारे में आप सब जानते हैं कि जल प्रदूषण क्यों होता है, किस लिए होता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें जो है जो जानने लायक हैं वो है, सबसे पहला है सुपोषण या यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये कई बार पूछा जाता है कि जो यूट्रोफिकेशन है वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इस प्रक्रिया में जो जलाशय है उसमें शैवाल यानी कि एल्गी तथा जो छोटे पौधे हैं उनका अत्यधिक विकास होता है तथा ये शैवाल विषैले पदार्थों का स्रावण करते हैं, जिससे क्या करेंगे? छोटे पौधों को, सॉरी, जो जलीय जीव होंगे उनके नाश कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब? ये ध्यान से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। जब जो है इस प्रकार की जो लगातार जो है वो घरों से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, जिसमें हमारे फल फ्रूट इन सब का जो कचरा होगा और अदर जो खाने पीने का कचरा होगा या अदर मार्केट से जितना भी कचरा होगा, ये सब जब पानी के अंदर जाएगा, नदी के अंदर बहाया जाएगा, तो उससे क्या होगा? कोई जलाशय है, सपोज कोई तालाब है, तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा कि उस पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो क्या है? सबके सब ऑर्गेनिक पदार्थ हैं। वो जाके वहाँ पर सड़ेंगे, सड़ेंगे तो वहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती जाएगी और वो पोषक तत्वों की मात्रा जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर जो छोटे छोटे घास के पौधे होते हैं या छोटे छोटे जो प्रजाति के पौधे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? शैवाल या एल्गी कहते हैं, वो बहुत सारी मात्रा में पैदा होने लग जाएंगे। तो जो ये शैवाल और एल्गी जब ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने लग जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वो कुछ विषैले पदार्थों को स्रावण करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा? उस तालाब या उस रिजर्वोयर के नीचे जितने भी आपके जानवर होंगे, जितने भी जो जलीय जीव होंगे, उन सबकी मृत्यु होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वहाँ पर मरीन लाइफ एक तरह से क्या होगी? खत्म होने की स्थिति में आ चुकी है। तो आपने इस प्रकार का जो है कई बार आपने देखा होगा बहुत जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है, जमा होता रहता है, ऐसा कोई रिजर्वोयर आपने कभी देखा होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपने देखा होगा कि जो हरी घास है
और वो गहरी छोटी छोटी दूब हैं वो इतनी बुरी मात्रा में जो है जमी होती है, तो उसी को यहाँ पर यूट्रोफिकेशन या सुपोषण कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो जलीय जीव होंगे वो फ्रेंड्स उनकी क्या होगी, मृत्यु होने लग जाएगी। ओके, तो ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वो है बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये क्या होती है, ये कई बार आपने सुना होगा, दो चीजें आप हमेशा सुनेंगे एनवायरनमेंट के अंदर, बीओडी एंड सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो यहां पर बात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की हो रही। ये क्या होगा, जो घरों से निकलने वाला आपका कूड़ा है, सीवेज है, कार्बनिक पदार्थ, जैव पदार्थ, ये सब घरों के अंदर से कूड़े में जब निकलता है तो इसमें सब ये चीज़ें होती हैं, और ये जब आपके किसी भी जलाशय के अंदर शामिल हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, अब इस पदार्थ को क्या करेंगे, उसका अपघटन करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोज करेंगे तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो जल उस रिजर्वोयर के अंदर, वहां पर जो उस जल की बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन होगी वो क्या करेंगे, वो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन तो क्या होता है भाई, पानी के अंदर जो है एक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित होती है, और अगर वहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में जो है वो इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है वो पैदा हो जाएंगे, और वो पूरी की पूरी जो डिमांड है ऑक्सीजन की उसको ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो अदर जीव जंतु हैं जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत है वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये भी एक प्रकार से क्या होता है, आपके वाटर पॉल्यूशन को मापने का एक पैमाना होता है कि अगर किसी बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर बीओडी बढ़ा हुआ है, उसका इंक्रीज है बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो है वो मरीन लाइफ खत्म की ओर है, यानी वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। ओके, चलते हैं आगे। और इसी के अंतर्गत एक चीज और आती है फ्रेंड्स, जो मैं अभी बता रहा था आपको, वो होता है सीओडी। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर, या किसी बॉडी इन द सेंस वाटर बॉडी, किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर लगातार केमिकल्स प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो आपका फर्टिलाइजर्स के माध्यम से कर रहे हैं या कहीं से भी प्रवेश कर रहे हैं, या किसी इंडस्ट्री का वेस्ट है, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उस तालाब में जो है वो जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड को कौन फुलफिल करने लग जाएगा, केमिकल, जो केमिकल हैं वो ही उस ऑक्सीजन को पूरा सोखने लग जाएंगे, जिससे कि उसमें केमिकल की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको याद रखने हैं। अब इसके अंदर और कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड्स अगर पानी के अंदर मिल जाए तो वहाँ पर फ्लोरोसिस नाम का एक रोग, उस इलाके में अगर कोई उसका पानी हुआ, उस रिजर्वोयर के पानी पीते होंगे तो उनको इस प्रकार का रोग हो जाता है। अक्सर इस प्रकार के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। और उसके अलावा जो है HG यानी कि मरकरी, जो मरकरी होता है अगर उसकी ज़्यादा पानी के अंदर प्रेजेंस हो जाए, या उसका ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा हो जाए, तो मिनी माटा नाम का एक रोग हो जाता है। उसके अलावा CD यानी कि कैडमियम, कैडमियम की अगर ज़्यादा उपस्थिति हो जाए तो उससे इटाई इटाई नाम का एक रोग होता है। ये कई बार एग्जाम के अंदर, बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं कि मिनी माटा या इटाई इटाई किसकी कमी से, सॉरी किसकी अधिकता से होता है। ओके, तो HG और कैडमियम आपको याद रखना है। उसके अलावा AS यानी कि आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है आपने सुना होगा कई जगह जो है वो वाटर रिजर्वोयर में इधर उधर से आर्सेनिक जो है वो घुलने लग जाता है, जिससे कि वो ग्राउंड वाटर वहाँ पर डिग्रेड हो जाता है, और उससे ब्लैक फुट नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें काले पैर पूरे काले हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार की बीमारी उसके अंदर होती है। उसके अलावा जो है नाइट्रेट, अगर पानी में नाइट्रेट की प्रेजेंस ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, पानी जब वहाँ पर लोग पिएंगे या कोई भी जीव जंतु पिएंगे तो वो रक्त में घुले हुए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है, सॉरी रक्त में जो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो घुल जाते हैं, और उसको साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मेटाग्लोबिन, तो मेटा हीमोग्लोबिन, तो मेटा हीमोग्लोबिन जो है वो कारण बनता है किसका, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का। ओके, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग भी कई बार पूछा गया कि किसकी अधिकता से होता है, तो ये नाइट्रेट की प्रेजेंस में होता है या नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण, यानी कि आपका जो ध्वनि जब ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उससे जिस प्रकार से जो है वो पोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण हम जानते हैं कि किन कारणों से होता है। शहरों के अंदर जो है हमारे कल कारखाने, गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और तरह तरह की जो आवाज़ें हैं वो लगातार होती रहती हैं, जो है मशीनों की चलने की आवाज़, जनरेटर, है ना,
तो इन वजह से जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आपका ध्वनि प्रदूषण होता रहता है, साउंड पोल्यूशन होता रहता है। ये साउंड पोल्यूशन कब माना जाता है? जब जो है वो ध्वनि की जो तीव्रता है वो 80 डेसिबल से ऊपर होती है। आप सब जानते हैं कि जो ध्वनि है उसकी तीव्रता को किस में मापा जाता है? उसकी तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, और डेसिबल का भी एक पैमाना होता है निश्चित। तो 80 डेसिबल से ऊपर अगर आपकी ध्वनि जा रही है तो उसका मतलब ये एक शोर माना जाएगा, यानी एक पॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये 150 डेसिबल से ऊपर अगर जाता है तो उससे जो है तरह तरह के रोग होने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती हैं? जो ध्वनि प्रदूषण है उससे जो है हृदय संबंधी यानी कि हार्ट डिजीज जो है उससे हो जाती हैं। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। मानसिक तनाव आपको हो सकता है, आपके अंदर जो है मेंटल स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण से हो सकती है, यानी कि मानसिक शांति भी चाहिए इंसान को। ठीक है। तो ये गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर तकनीकी, ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो है ऐसे एरिया जहां पर जो है वो पूरा का पूरा इस प्रकार के जो अधिक पॉल्यूटेड एरियाज हैं या अर्बनाइजेशन जो अर्बन सिटी एरिया हैं वहां पर हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, चारों तरफ काम है। तो ऐसी जगह पर जो है कैसे इसको कम किया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? जो सड़क है उनके किनारे और जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है वहां पर जहां पर भी जगह है वहां पर 4-6 की जो पंक्तियां हैं उसमें वृक्षारोपण अगर कर दिया जाए तो उससे प्रदूषण को, जो ये ध्वनि प्रदूषण होता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसी प्रकार के पेड़ लगाने की तकनीकी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। ओके। और ये जो ग्रीन मफलर तकनीकी होती है इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण कम होता है, बल्कि इससे क्या होता है, ये जो पेड़ होते हैं ये हम जानते हैं कि क्या होते हैं, कार्बन अवशोषक होते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी अवशोषित करते हैं। तो इस वजह से इनको कार्बन रिड्यूसिंग भी कहा जाता है। तो इसीलिए आजकल जो है नए जमाने में आप जानते हैं कि जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें भी अब आ रहा है ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। ओके। तो आपने देखा होगा कि भाई अब जो है ज़्यादातर जो है अब लोग समझ चुके हैं कि अब ईंट कंक्रीट के जंगल खड़े करने से कुछ नहीं होगा, है ना। आप बड़ी बड़ी सोसाइटी बना रहे हैं, 100 फ्लोर के टावर बना दो, लेकिन उसमें अगर एक भी जो है वो आसपास लॉन नहीं है, पेड़ नहीं है, तो आप उसमें कैसे रहोगे? उसमें इंसान रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो इसीलिए जो नया कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स वो है ग्रीन बिल्डिंग का, जिसके अंतर्गत आप जब भी वो आपकी सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, जो आपके जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या कोई भी जो सरकार है वो अपनी सरकारी बिल्डिंगें बनाती हैं, तो उसके अंतर्गत वो विशेष ध्यान रखती है कि जो ग्रीनरी है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। जो लॉन्स हैं उसमें प्रॉपर ग्रीनरी हो, जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके भी ऊपर चारों तरफ से जो है इस प्रकार की व्यवस्था हो कि पेड़ों को उगाया जा सके। बिना मिट्टी के भी पेड़ों को उगाया जा रहा है ग्रीन बिल्डिंगों के ऊपर, है ना। तो ये कई प्रकार के कॉन्सेप्ट आजकल चले हुए हैं। ओके। चलते हैं आगे। आगे हम बात करने वाले हैं मृदा प्रदूषण यानी कि आपका सॉयल पॉल्यूशन की। तो फ्रेंड्स सॉयल पॉल्यूशन हम जानते हैं कि जो मेनली कारक है सॉयल पॉल्यूशन का वो है रासायनिक जो हमारी खादें अत्यधिक मात्रा में, जैसे यूरिया हो गया, इसका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होना, कीटनाशकों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, खरपतवार नाशक जो यानी कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, हमारे हर्बिसाइड्स होते हैं, इनका जो है वो अत्यधिक मात्रा में किसान जो है वो प्रयोग करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि उन्हें अनभिज्ञता होती है। वो सोचते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से जो है कई बार जो है वो इस वजह से वो क्या करते हैं, आने वाले कुछ 1-2 सालों के अंदर उस मिट्टी की जो उर्वरता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि मृदा प्रदूषण हो चुका है। ठीक है। तो मृदा प्रदूषण और भी अनेक कारकों से होता है। औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है कई प्रकार के वेस्ट जो हैं वो निकलते हैं, तो उनको बिना ट्रीट किए हुए जो है इंडस्ट्रीज जो है डायरेक्ट छोड़ देती हैं, नदी के ऊपर छोड़ देती हैं या किसी ज़मीन के ऊपर छोड़ देती हैं, ज़मीन में गाड़ देंगी। तो गाड़ भी अगर उनको देंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से वो इधर उधर सड़क के उसके जो एलिमेंट्स हैं वो मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे और वहाँ पर ग्राउंड वाटर को तो पॉल्यूट करेंगे ही करेंगे, वहाँ की जो सॉइल है उसको भी पॉल्यूट कर देंगे। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे कैडमियम हो गया, लेड हो गया, आपके स्ट्रोंसियम हो गया, ये जो तत्व होते हैं ये आपके भूमि की जो उर्वरता है उसको समाप्त करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है आपका मृदा प्रदूषण। ओके। और मृदा जो प्रदूषण है फ्रेंड्स उसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो किसानों के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं। जैसे एक योजना थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉयल सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो ये स्कीम जो है फ्रेंड्स 19 फरवरी 2015 को
राजस्थान से जो है वो शुरू की गई है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या होता है, इसमें जो किसान होता है उसके खेत में जाके जो है वो जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो सर्वे करते हैं, फिर उसकी जो मिट्टी है, उस किसान की जो खेत की मिट्टी है उसके बारे में पूरी रिपोर्ट बनाते हैं कि उस मिट्टी के अंदर कौन कौन से जो तत्व हैं वो प्रेजेंट हैं, कौन कौन से नहीं है, किन चीज़ों की मात्रा अधिक है, किन चीज़ों की कम है, और उसकी एक रिपोर्ट बना के उसका एक कार्ड बना देते हैं। उस कार्ड को किसान को दे दिया जाता है। तो उसके माध्यम से जब किसान क्या करेगा, अपना जो, जैसे कि अगर उसे कोई फसल उगानी है तो कौन सी उगानी चाहिए, कौन सी उपयुक्त होगी उसके लिए, कितनी मात्रा में उसके खाद या बीज का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें उसको वैज्ञानिक तरीके से पता लगती हैं इसके माध्यम से। तो इसीलिए ये योजना लाई गई है, किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियोधर्मी प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण। तो फ्रेंड्स, नाभिकीय प्रदूषण आप जानते हैं मेनली जो किस कारण से होता है, जो हमारे जो अलग अलग प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, न्यूक्लियर विस्फोट किए जाते हैं जो परीक्षणों के लिए, उसमें भी बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, तो उससे न्यूक्लियर जो प्रदूषण है वो होता है। या एक्सरेज आपका कहीं से जो है इनके कारण से भी होता है। परमाणु जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं उनसे आपने कई बार खबरें सुनी होगी कि परमाणु रिएक्टर से जो है वो रेडिएशन हो जाता है, लीकेज हो जाता है, तो उससे जो है इस प्रकार का पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा जैसे कई बार जो है मानव त्रासदी होती है, जैसे आपका हिरोशिमा और नागासाकी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है परमाणु बम गिराए गए थे, तो उसमें क्या हुआ था, इतने ज़्यादा हानिकारक जो है रसायन निकले थे कि वो आज तक भी वहाँ पर लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी रेडियो जो एलिमेंट्स होते हैं उससे निकलने वाले प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, तो ये है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि तमिलनाडु के एक प्लांट में जब आपका रिसाव हुआ तो उसमें स्टायरिन नाम की जो गैस है वो पूरी तरीके से उस इलाके में फैल गई, तो कई किलोमीटर के इलाके तक लोग क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे, कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी। तो इस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं दुर्घटनाएं, ये आपके न्यूक्लियर पोल्यूशन या रेडियोधर्मी पोल्यूशन के अंतर्गत आती हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे समुद्री प्रदूषण की। तो समुद्री प्रदूषण क्या होता है, समुद्र के अंदर हम जानते हैं कि जो सारा का सारा वेस्ट है वो एट द एंड है वो कहाँ पर जा रहा है, वो समुद्र के अंदर मिलता है। और समुद्र में जो है वो न केवल ये वेस्ट है जो नदियों से होकर जा रहा है, या डायरेक्ट जो है वो तरह तरह के जो कूड़ा करकट जो है वो सॉलिड वेस्ट वहाँ पर जा रहा है, बल्कि उसके अलावा नदी के ऊपर जो इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट चलता है, पूरे देशों के जो अलग अलग देशों के जो है वो नौसेना के जहाज चलते हैं और जो व्यापारिक जहाज चलते हैं, तो जो ऑयल टैंकर होते हैं फ्रेंड्स वो एक देश से दूसरे देश को सप्लाई होते हैं, तो कई बार उन ऑयल टैंकरों में जो है वो विस्फोट हो जाता है। तो इससे जो है हजारों करोड़ों लीटर जो है वो तेल आपका उन समुद्रों के अंदर वो बिखर जाता है, और वो कहीं कहीं ना कहीं क्या करता है, फिर उस क्षेत्र की जो इकोलॉजी है उसको बर्बाद कर देता है, यानी कि उस मरीन लाइफ को ख़त्म कर देता है। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी भाई, जो तेल होगा उसका स्पिल अगर चारों तरफ होगा तो उससे क्या होगा, तेल जो है वो क्या करेगा, वो ऊपर से जो है वो जो सूर्य का प्रकाश है उसको प्रॉपर नीचे नहीं पहुंचने देगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो मरीन लाइफ है वो प्रभावित होगी, वहाँ पर जो जीव जंतु है वो मर जाएंगे। उसके अलावा जो है उस क्षेत्र में जो है वो आपके जो प्रवाल होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, जो नीचे आपने देखा होगा समुद्र के अंदर गहराई में जो है वो प्रवाल स्थित होते हैं, तो वो भी जो है वो मरीन लाइफ का हिस्सा होते हैं, तो वो भी खत्म इससे होते हैं। तो ये आपके होता है आपका समुद्री पॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है कि घरों से निकलने वाला जो हमारा कूड़ा करकट, इसमें जो है प्लास्टिक के डब्बे, थैले, टिन हो गया, कांच की बोतलें हो गई, अस्पतालों से निकलने वाला जो कूड़ा हो गया, ये फ्रेंड्स इस प्रकार का कूड़ा है, ये सॉलिड वेस्ट कहलाता है, और इसका मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये डिग्रेडेट तो होता नहीं है। आपके घरों से न जाने कितने बोतलें आपके कूड़े के निकलती हैं। हर हफ्ते आप एक पेटी बियर की पीते हो तो उसकी बोतलें निकलती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कांच की बोतलें और डब्बे, प्लास्टिक के तमाम जो पैक्ड फूड हमारा आता है, वो सारा का सारा जो है वो हम जाके उसको फेंक देते हैं, लेकिन उसके बाद उसका क्या यूज हो जाएगा, यूज उसका या तो उसका रिसाइकलिंग हो तो अलग बात है, लेकिन रिसाइकलिंग करने में भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई किस प्रकार से जो है उसमें से जैविक जो कूड़ा है उसको अलग किया जाए, अजैविक कूड़ा अलग किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपका
नगर पालिका के स्तर पर होना अनिवार्य है। और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो वो मिक्स हो जाती हैं। आपका जैविक और अजैविक जो कूड़ा है वो सब मिक्स हो जाएगा, उसको फिर एक साथ नदी में फेंक देंगे, फिर वो नदी में बहता ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगा। एक प्लास्टिक की जो चीज़ होती है उसको डिग्रेड होने में 1 करोड़ साल लग जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो है वो सॉलिड वेस्ट जो है उसका निस्तारण बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और हज़ारों टन जो है हमारा कूड़ा हर दिन निकलता है उसमें। इसके अलावा जो है इसमें एक और चीज़ आती है, वो है ई कचरा। ई कचरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा वेस्ट होता है। जैसे कि हमने मोबाइल लिया, कुछ टाइम यूज़ किया, उसके बाद नया मॉडल आ गया, वो पुराना हो गया, अब बटन वाले फ़ोन क्या करें, उनको फेंक दिया। तो वो जो फेंक दिया हमने उसको किसी काम का तो है नहीं। और वो जो प्लास्टिक होता है फ्रेंड्स, वो उसके अंदर जो प्लास्टिक होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो वो प्लास्टिक ना तो रीयूज़ हो सकता है, ना उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता है उसका। वो सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट है। तो इस प्रकार का वेस्ट जो हमारा ई वेस्ट कहलाता है। जैसे कि आपने पुराना टीवी फेंक दिया, उसका जो कैबिनेट है वो ई वेस्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी हमारे आइटम होते हैं, ये इसमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो ई वेस्ट के अंतर्गत आता है। और दुनिया के अंदर जो है ई वेस्ट की जो किस प्रकार से उसका निस्तारण किया जाए, ये भी आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस प्रकार से हम इसका निस्तारण करें। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अब बात करेंगे प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर। तो फ्रेंड्स, नेचुरल डिजास्टर की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत हम सब जानते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेचुरल डिजास्टर के अंदर आपके आते हैं, भूकंप आता है ना, भूस्खलन आता है, बाढ़ आती है, सुनामी आती हैं। ये सारी की सारी जो आपदाएं हैं ये प्रकृति के द्वारा लाई जाती हैं। और उसके अलावा मानव निर्मित आपदाओं की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, उसके अंतर्गत मेनली होता है जैसे आपका कहीं पर जो है वो कोई आग लगने की जो घटनाएं हैं वो हो गया, या आपके जो जनसंख्या विस्फोट होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो होता है, और जो न्यूक्लियर जो अगर कहीं से विस्फोट होता है या न्यूक्लियर जो लीकेज होता है, तो ये सब मानव निर्मित आपदाएं कहलाती हैं। ओके, अब इसमें भूकंप के बारे में एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो भूकंप है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, भूकंप मापी के द्वारा किया जाता है। और उसको मापा जाता है किस पर, रिएक्टर स्केल के ऊपर। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 26 दिसंबर 2004 को जो है हिंद महासागर जो था उसमें सुनामी आई थी। और सुनामी किसको कहते हैं फ्रेंड्स, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समंदर की लहरें। ठीक है, तो 2004 का जो सुनामी हमारे इंडियन ओशन में आया था उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, आपको याद होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। ठीक है, तो आप पूरे टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, एक मिनट ना। तो फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में भाई आजकल कई तरह की बातें होती हैं, दुनिया बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो सबसे पहले हम इसमें बात जहाँ तक करते हैं क्लाइमेट चेंज में, सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग की। तो अभी पीछे आया था तो मैंने बताया था ना, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ये आधा हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पृथ्वी है हमारी, ये चारों तरफ से जो है एक, हम जानते हैं कि हाँ एक आवरण इसके चारों तरफ घिरा हुआ है। ठीक है, और इसी कारण से जो है पृथ्वी पर, चूंकि वो एक वातावरण है, तो जब सूर्य की किरणें आती हैं, है ना, तो सूर्य की किरणें जब हमारे सतह से टकराती हैं तो उसके बाद वो वापस जाती हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन वो पूरी किरणें वापस नहीं जाती हैं और कुछ यहाँ पर अटक के रह जाती हैं, तो जिसके कारण से पृथ्वी के अंदर जो है वो एक निश्चित तापमान बना रहता है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना। अब जैसे कई ग्रह इस प्रकार के हैं, आपने सुना होगा कि वहाँ पर दिन का टेम्परेचर तो 400 डिग्री है और रात का -150 डिग्री है। तो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पर ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नहीं है। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि भाई जो सूर्य का प्रकाश आया वो सीधा सीधा पूरा का पूरा परावर्तित हो गया। तो इस वजह से क्या होगा कि डेली का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया और जीवन का एग्जिस्टेंस नहीं के बराबर होगा। तो इसका मतलब पृथ्वी पर जीवन जो हमारा है वो एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक इन्वायरमेंट है, एक आपका एटमॉस्फेयर है जो कि क्या कर रहा है, आपके जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको पूरी तरीके से वापस परावर्तित नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो यही तो कारण हुआ।
ओके, अब हम बात करेंगे कि अगर माने बात ये हो जाए कि ये जो हमारी जो किरणें हैं ये वापस जा रही हैं और तल से टकराकर अब यहाँ पर जो ये लेयर है ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, ये गैसों की लेयर है। तो उसके कारण क्या होगा, और ज़्यादा जो गैसें हैं या जो सूर्य का तापमान है वो नहीं जा पाएगा वापस। तो इससे क्या होगा, इस एरिया के अंदर जो है वो गर्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो जाएगा। तो उसी स्थिति को कहते हैं आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, वैश्विक तापमान। यानी कि एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमारे को क्या नहीं चाहिए, हमको एक ज़रूरत के से ज़्यादा जो है वहाँ पर पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर नहीं चाहिए। यानी कि एक नॉर्मल स्थिति तक जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो पूरे का पूरा जो है वो आपका परावर्तन हो जाएगा, उस स्थिति में भी जो है वो नुकसान ही नुकसान है ना। क्योंकि जो है वो फिर तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि फिर तो यहाँ पर रहना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग। जबकि हम क्या करते हैं, कुछ मानवीय कारकों से जो कुछ गैसें हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैश्विक तापमान के लिए, उनका जो है वो उनकी जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, उनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है वो परावर्तन कम से कम होगा और जो तेजी से जो है टेम्परेचर राइज होगा। अब इसमें जो मेनली रिस्पॉन्सिबल गैस है वो हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है जो मेन रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा जो है और कौन सी है हमारी ग्रीन हाउस गैसेज, तो इसमें जो आपका मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, आपका ये ओजोन हो गया, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और उसके अलावा जो अदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हैं, और ये कई बार पूछा जाता है ऑप्शन में 2-3 गैसें देकर कि भाई इसमें से मुख्य गैस कौन सी है। तो आपको याद रखना हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य जो है वो हरित गैस, हरित कह रहा हूँ मैं, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो इसका जो प्रभाव है इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, जब ज़्यादा ज़्यादा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी कि पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे पृथ्वी के अंदर जो रिजर्वोयर हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण जो है ज़्यादा होगा तो वर्षा भी फिर ज़्यादा ही होगी, और ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा होगी तो उससे क्या होगा, एक तो हमारे जो समुद्र में है जो जल का स्तर है वो बढ़ जाएगा, और जो समुद्री जल है उसका स्तर बढ़ने से क्या होगा, जो कोस्टल एरिया में लोग रह रहे हैं या जो देश ऐसे हैं जो कि नाम मात्र के देश हैं, या जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे आपका मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, सेशल्स हो गया, आपका मलावी हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, ये सब क्या है, इस प्रकार के छोटे छोटे इस प्रकार के देश हैं जो टापू जैसे छोटे छोटे टापुओं पर या आइलैंड्स पर बसे हुए हैं। तो ये तो पूरी तरीके से क्या होंगे, डूब जाएंगे। अगर जो मतलब अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। उसके अलावा जो है वो जब टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे वो बहुत तेज़ी से पिघलेंगे। आपने सुना होगा कि जो हिमालय के ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो वो इसीलिए पिघल रहे हैं, ओके। उसके अलावा जो है क्या होगा, जो समुद्री टेम्परेचर है उससे उसके बढ़ने से जो प्रवाल भित्तियां होंगी वो नष्ट हो जाएंगी। तो प्रवाल भित्तियां जिनको हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ, इनके बारे में आपने सुना होगा, कोरल रीफ्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो कोरल रीफ्स होती हैं वो क्या होती हैं, समंदर के अंदर पाई जाती हैं। आपने कभी देखा होगा जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, तो स्कूबा डाइविंग करने के लिए जो नीचे जाते हैं वहाँ पर तरह तरह की जो अलग अलग कलर की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, वही क्या है, आपकी प्रवाल भित्तियाँ हैं। और दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, उस प्रवाल भित्ति या उस कोरल रीफ का को देखने के लिए वहाँ पर पूरी दुनिया से जो है टूरिस्ट जाता है स्कूबा डाइविंग के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रवाल भित्ति है ये भी क्या होती है, जैव विविधता का, जैव जो विविधता है उसका एक प्रमुख पार्ट मानी जाती है, ठीक है। तो ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर ये जो है ये इन जैव प्रवाल भित्तियों की खासियत क्या होती है कि अगर टेम्परेचर एक निश्चित स्थिति से ज़्यादा जाता है तो उस स्थिति में इनका क्या होने लग जाता है, डिग्रेडेशन होने लग जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा। उसके अलावा जो एल-नीनो है उसका भी चक्र जो है वो बिगड़ जाएगा। अब जो मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा आपको एल-नीनो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एल-नीनो अगर जो है वो ज़्यादा आए या कम आए तो उससे जो है वो मौसम का जो मानसून का चक्र है वो बिगड़ जाएगा। मानसून जो है वो जल्दी आएगा या देर में आएगा या तेज आएगा कम आएगा, उससे सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो मानसून है उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, किसानों के ऊपर, है ना।
क्योंकि भाई किसान जो है, भारतीय किसान या ज़्यादातर जो हमारे जो एशियन के कंट्रीज हैं उनके किसान तो इसी के ऊपर डिपेंड है ना, मौसम के ऊपर। और अगर इस प्रकार से जो है वो मौसम के अंदर अचानक से तब्दीली आती है तो खाद्यान्न का जो है वो संकट पैदा हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक जो है वो लगभग 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे जो है चावल उत्पादन में 5% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इससे जो है आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार से भुखमरी की स्थिति आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो हम बात करें ओजोन क्षरण की, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ओजोन क्षरण वो किस कारण से होता है। ये हमारे मेनली किस में पाया जाता है, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, और पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे हमको बचाती है। और CFC, NO2 और CH4 यानी कि मीथेन, ये जो कुछ गैसें होती हैं ये इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, उसके अलावा जो है अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज ऐसी बात नहीं है कि जो है दुनिया इसके बारे में चिंतित नहीं है। 1980 के दशक के बाद जो है वो दुनिया ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया और उनके अंदर एक अवेयरनेस पैदा हुई कि भाई अगर ये चीज़ें हमने इनको सेव करने के लिए, इनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो हमारा तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, है ना। जो मानव जाति है उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा अगर ओजोन लेयर खत्म हो गई तो ओजोन लेयर जो है उसको बचाने के लिए जो है वो पूरी दुनिया के लोग एक साथ इकट्ठे हुए और समूचे विश्व इसके लिए क्या हुआ, चिंताग्रस्त हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने फाइनली 22 मार्च 1985 को एक सम्मेलन किया जो कहाँ हुआ, वियना में। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो वियना ऑस्ट्रिया में एक सम्मेलन हुआ। फिर इस सम्मेलन में जो है उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया कि भाई ओजोन परत क्षति हो रही है, इसका ये कारण है, तो हमें क्या क्या इस पर करना चाहिए। 1987 में जो है इसके जो है पूरी दुनिया के जितने भी देश थे जिन्होंने इस पर समझौते पे साइन किया, तो उन समझौते को कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई कि भाई पूरी दुनिया के अंदर हम किस प्रकार से ये जो ODS है यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको रोकने के लिए किस प्रकार से हमें काम करना है। और उसमें मेनली किस किस की बात हुई थी, CFC की बात हुई और आपके CHCl3 की बात हुई और CCl3, ये जो 3 प्रमुख गैसें हैं इनकी बात हुई कि भाई इन 3 गैसों के ऊपर लगाम लगाई जाए। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों को बोला जाए कि आप इन गैसों का इस्तेमाल ना करें। तो ये एक तरह का समझौता था। उस दिन जो है दुनिया के बड़े बड़े नेता और जो पर्यावरणविद थे वो वहाँ पर सम्मेलन में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस प्रकार का एक प्रकार का निश्चय लिया था। तो उसी को कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको याद रखना आप लोग। ओके, उसके अलावा जो है इसके बाद क्या हुआ, 17 दिसंबर 1992 को जो है एक और जो है इसके बारे में जो है सम्मेलन हुआ जिसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का स्वीकार करना, जहां पर भारत ने इसको फाइनली जो है वो एडॉप्ट किया, है ना, या एकोमोडेट किया, जो भी आप कहिए। भारत ने भी मान लिया कि भाई हम आपसे क्या करेंगे, अपने देश के अंदर जो CFC है उसको बैन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज वगैरह, इन पे CFC का जो यूज़ है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और उसकी जगह अल्टरनेटिव ढूंढे गए। ठीक है ना, चलते हैं आगे। उसके अलावा जो है अब एक और बॉडी आती है, वो है जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो इसको कहते हैं UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये UNFCCC का नाम आपने कई बार सुना होगा। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये फ्रेंड्स एक अंतरराष्ट्रीय एक इन्वायरमेंट की एक ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी। ये कहाँ हुई, 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। उसकी वहाँ पर जो एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन को जाना जाता है किसके नाम से, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। इस सम्मेलन में दुनिया के बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि का नाम है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि। ठीक है, जिसमें इन्होंने मेनली बात की कि हमें क्या करना है, पूरी दुनिया के अंदर अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसको किस प्रकार से इसका उत्सर्जन रोकना है, किस प्रकार से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम से कम करना है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, आपके सल्फर डाइऑक्साइड, आपके CFC, इन प्रकार की जो गैसें हैं इनको रोकना है। और 21 मार्च 1994 से इसको लागू कर दिया गया। आज हम बात करें 2011 तक तो इसमें 194 जो देश हैं वो इन्होंने इस पर अपनी सहमति दे दी थी और अभी तक बात करें तो इसमें इससे भी ज़्यादा कंट्रीज हो चुके हैं। ओके, तो जिन जिन कंट्रीज ने इसमें अपनी सहमति दी है तो वो अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है अपने देश के अंदर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रयास हो रहे हैं, है ना। चाहे वो आपका सोलर जो एनर्जी है उसकी तरफ जाना हो, जो नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसकी तरफ गवर्नमेंट अब पॉलिसी बना रही है कि किस प्रकार से उनको प्रमोट किया जाए। तो वो क्या है, वो इसी के जो ये समझौते किए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग, इसी के तहत हम बंधे हुए हैं, तो इसीलिए हमें ये सब करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ओके,
उसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कई तरह के जो है वो प्रयास भारत देश के अंतर्गत भी किए जा रहे हैं। जैसे कि आपका हम जानते हैं कि जो गाड़ियां हैं उनके लिए नॉर्म्स जो हैं वो BS4 से सीधा BS6 के अंदर कर दिए गए, है ना। तो BS6 का मतलब होता है भारत स्टेज 6। तो ये सारे काम जो हैं वो इसके अंतर्गत किए गए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ है? आपका जापान में। यहाँ पर 11 दिसंबर 1997 को एक प्रोटोकॉल यानी कि एक नियम बनाया गया था, और उस नियम के अंतर्गत जो है वो फिर से इसी प्रकार का डिसीजन हुआ कि भाई हमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन कम करना है। तो ये भी पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट या पेरिस संधि 2015। सबसे लेटेस्ट है ये। दिसंबर 2015 में UNFCCC जो है उसका 21वां सत्र हुआ, जिसको नाम दिया गया COP21। COP21, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ओके। तो COP21 के नाम से इसको कई बार पूछ लिया जाता है। तो COP21 में क्या हुआ? इसमें एक समझौता हुआ जिसपे 196 जो देश हमारे उन्होंने हस्ताक्षर किया, और उसमें डिसीजन लिया गया कि भाई जो वैश्विक हमारा टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री पर हमें किसी तरीके से रखना है, यानी 2 डिग्री से ज़्यादा हमें उसका टेम्परेचर नहीं जाने देना है। जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज़्यादा राइज नहीं होने देना है इस सदी के अंत तक, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बात बोली गई थी, 2020 से क्या होगा, जो विकासशील देश हैं उनकी सहायता के लिए विकसित देश $100 अरब का एक फंड जुटाएंगे। और यहीं पर सारा पेंच फंसा था, क्योंकि जो है वो भाई जो डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने इस पर कई तरह की आपत्तियां की कि भाई हम क्यों दें, या हम, है ना, क्योंकि उनके ऊपर सीधे से ये बात की गई थी कि 2020 से इनको देना पड़ेगा कि $100 अरब का एक फंड बना के, ताकि जो गरीब देश हैं, जो ये विकासशील कंट्रीज जैसे भारत हो गया, अदर जो कंट्रीज होगी, उसमें जो है हम किस प्रकार से जो है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है वो आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम किया जाए, या आपका जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जाए। लेकिन इस पर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने कहा कि हम कोई पैसा नहीं देने वाले, तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया, तो वो इससे बाहर आ गए। लेकिन वर्तमान में फिर से उनके नए राष्ट्रपति बने जो बाइडन, तो उन्होंने आते ही इस संधि के ऊपर दोबारा हस्ताक्षर कर दिए, यानी वापस से अमेरिका इसके ऊपर शामिल हो गया। अब इसको 2020 से, इसको मतलब 21 से, इस साल से जो है लगभग इसमें पैसा आना शुरू होना था, लेकिन चूंकि आपका कोरोना काल चल गया तो उसके बाद से ये थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अब धीरे से इसमें कुछ संभावनाएं बढ़ रही हैं कि अब क्या होगा, जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को कुछ फंड प्रोवाइड कराएंगे। और उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो विकसित देश हैं भाई उन्होंने ही पहले क्या किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ, तो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है, और क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उन्हीं की है। तो इसलिए पैसा भी कौन देगा, वही देंगे। तो ये इसके ऊपर एक विचार है, ओके। और लास्ट है इसमें IPCC। IPCC का मतलब होता है इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी, और मिलकर किसने की थी, UNEP और WMO यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर जो है फ्रेंड्स IPCC की स्थापना की थी, ओके। और इसका उद्देश्य जो था वो था जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन से क्या क्या जो है इफेक्ट हो सकते हैं, और क्या क्या जो सी लेवल है उसमें कितना राइज होगा, टेम्परेचर कितना राइज होगा, उससे क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें एक वैज्ञानिक स्टडी ये लोग करते हैं IPCC, और हर साल रिपोर्ट जारी करते हैं। हर साल तो नहीं पर कुछ सालों में, ठीक है ना। अब इनकी रिपोर्ट की बात करें तो अब तक 5 इनकी रिपोर्टें आ चुकी हैं। तो पहली जो इनकी रिपोर्ट है 1990 के अंदर आई थी, और इसमें उन्होंने बताया कि भाई 100 वर्षों में, जो पिछले 100 वर्ष हैं उसमें 0.5 डिग्री जो है वो पृथ्वी का तापमान बढ़ चुका है ऑलरेडी। और आने वाले अभी जो एक रिपोर्ट आई है वो है 10वीं रिपोर्ट 2019 में। इसमें इन्होंने बोला है कि आने वाले 100 सालों के अंतर्गत, यानी इस सदी के अंत तक हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से जो है टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से या 2 डिग्री के आसपास ही रोकना है, यानी उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बढ़ा तो पृथ्वी के अंदर तबाही हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें IPCC यानी कि इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर बोली गई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये नाम आपको याद रखना है, कई बार आपको मिलेगा ये आगे के एग्जामों में भी, न केवल इस एग्जाम में बल्कि सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें आज के डेट में पता चली होंगी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अगर आपको सही लगा वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए यार। आप लोग तो लाइक भी नहीं करते, इतनी कंजूसी करते हैं लाइक करने में। मैं तो आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं और ना ही कोई कमेंट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कम से कम आपको पसंद आ रहा है तो लाइक तो करो यार कम से कम, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलो काफ़ी है, थैंक यू सो मच।